भीतर ले मैं काला, क्यों बारे राम ने से तेरे भीतर ले मैं काला, क्यों बारे राम ने। सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय राजली में विचार गोष्ठी। ओमपति आंटी और रामरती आंटी और संतोष आंटी, बड़ा अच्छा लगा इनके बैठ के बीच में। और मुख्य बात तो ये है कि देखो आप सब बहनें हमारे सामने बैठी हैं और इस दिन का जो जिक्र किया सुरेश ने, उसके बारे में आप आज बात करांगे। और बात बहुत ही अहम है हमारे लिए कि हम इस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ तब मैं आ नहीं पाई, तो विशेष तौर से आप ग्रामीण वासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि लड़कियों की जो लाइब्रेरी यहाँ पे ऋषि ने एक बहुत ही प्रयास से और खोली है। तो ये कोई एक छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों के प्रयास से और इनके प्रयास से ये बहुत एक नाम कमाएगी हरियाणा में ये लाइब्रेरी, ऐसा हम कामना करते हैं। और आंटी बिस्नी देवी को भी याद करते हुए कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया कि वो महिलाओं के बारे में चिंता करते हैं। तो हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं माता जी का कि उन्होंने हमारे बीच में हमारे मसीहा को भेजा है, तो हम इसको छोटा नहीं मानते। तो इसके साथ ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। जिस लाइब्रेरी में जहाँ पे हम बैठे हैं उसका नाम है सावित्रीबाई फुले। इस दिन को मनाने से पहले मैं सावित्री के पास आपको थोड़ा सा ले चलती हूँ कि सावित्रीबाई फुले उस जमाने की एक बहुत बड़ी, बहुत क्रांतिकारी महिला रही होगी जिसने मुद्दा उठाया कि महिलाएं पढ़ना चाहिए, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। और जब उसने वो पढ़ाना शुरू किया तो उसके साथ जो आज सत्ता में बैठे हैं ये लोग उस टाइम पर भी थे। संस्था का नाम होता है, सावित्रीबाई आज नहीं है, हम उनका नाम ले रहे हैं और चलाएंगे। तो इसी तरह से ये अपना चलता रहता है, एक संदेश अच्छा देता है, एक संदेश बुरा देता है, तो दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी तो उसमें स्पष्टीकरण कुछ अच्छा उभर के आएगा और जो बुराइयां आएंगी वो अच्छा उस बुराई पे हावी हमेशा रहेगा, चाहे लोग कम हो। तो ऐसा ही सावित्रीबाई फुले ने जब पढ़ाना शुरू किया तो 4-5 महिलाएं उनके पढ़ना शुरू किया। तो जब वो जिस मोहल्ले से पैदल गुजरती थी अपने पाठशाला तक, तो उस पे लोग उसका रास्ता रोकते थे कि तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम महिलाओं को पढ़ाने का जुम्मा नहीं उठा सकती। तो इसका मतलब तो हम ये समझते हैं कि हमें हमेशा से ही अनपढ़ रखने की प्लान तो थी, लेकिन वो सफल हुआ। और आज जब आपा गीत गा रहे थे तो उसमें लड़कियों की कितनी गाथा आपा कर रहे थे कि वहां 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 पहुंच गई है, चाहे फौज है, चाहे पुलिस है, चाहे सेना है, ये सब सारी चीजों पे आपा एक बातचीत करते हैं। तो ये जो इससे आगे अगर बढ़े, लाइब्रेरी इस नाम से है तो हमने सावित्री का एक पहलू उठाया है। और हम जैसे पढ़ लिख के कामयाब हुए, नौकरी लगे, तो हम उसको ये सरे देते हैं कि अगर सावित्रीबाई उस टाइम पे ये कदम ना उठाती तो हम शायद ऐसा जीवन नहीं जी पाते। तो इसलिए हम उनको अपनी कुर्बानियों उनकी याद करते हुए उनको अपना गौरवशाली जीवन जो है समर्पण कर देते हैं कि हमें इतना आदर भाव तो होना ही चाहिए उसके प्रति, एक बात। और दूसरी ये कि ये जो 8 मार्च आता है, 8 मार्च महिला दिवस के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जावे, लेकिन महिलाओं ने नहीं
बता कि यो क्यों मनाया जावे। एक कलारा जेठ नाम की महिला थी और उसकी गहराई में तो मैं जाऊंगी तो बहुत बड़ा इतिहास है उसका, लेकिन कुछ बिंदु जो आप तक भी पहुंचते हैं वो ये है कि जो जैसे मजदूर महिलाएं हैं उनके 20-20 घंटे का काम होता था। उसने आवाज उठाई कि हमारी जो महिलाएं हैं वो 20 घंटे काम नहीं कर सकती, वो 8 घंटे काम करेंगी और इसके लिए वो सारी महिलाएं तैयार हो। तो ये उपलब्धि पूरे देश के लेवल पे बहुत बड़ी थी और उसने कितने आंदोलन करे होंगे महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ मिलके, और फिर वो उस पे बहुत बड़ा आंदोलन के साथ सत्ता को घेरा और तब जाके उन्होंने 8 घंटे करवाया। दूसरा ये था कि जो बच्चे पैदा करती हैं महिलाएं, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी कि वो आज भी नहीं मिलती, अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो नहीं मिलती। वो फिर बेचारी जब वहां जा पाती उठ के जावर, जिस दिन काम जाओगी उस दिन उसने मजदूरी मिलेगी। लेकिन उसने यह मांग भी उठाई कि भाई जब महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं उस टाइम पे जो रेस्ट है उसकी वेजेज या मजदूरी दी जानी चाहिए। ये मांग तो आपा हरियाणा की महिलाएं भी उठाती हैं और होना भी चाहिए ये, है ना। तो हम ये कई बार ये देखते हैं कि ये जो जीवन है महिलाओं का, और वो जिसमें एक पहलू आ गया सावित्रीबाई फुले का, दूसरा कलारा जेठ का आया जिसने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करके और 8 घंटे का काम शुरू करवाया और संडे की छुट्टी का प्रावधान भी उसमें रखा गया। तो ये सारी अचीवमेंट उस जमाने में जब अपनी महिलाएं पढ़ती नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि पढ़ा लिखा होना और अच्छा सोचना और आंदोलन करना और मांग रखना महत्व नहीं रखता कि कोई पढ़ी लिखी महिला ही आंदोलन करेगी, ये जरूरी नहीं है। जो महिला है और महिला वर्ग का हित चाहती हैं वो महिलाएं भी आवाज उठाती हैं। और ये आवाज जो बनती है वो कैसे बनती है, थोड़ा सा ध्यान इस पे अगर आप देंगी तो देखना। जैसे कोर्ट है, कोर्ट में किसी महिला ने एक एप्लीकेशन दायर कर दी और उसने कहा कि जो बच्चा मैंने पैदा किया वो बच्चा मेरे नाम से जाना जाना चाहिए, चाहे वो सन ऑफ है चाहे वो डॉटर ऑफ है, बेटी है चाहे बेटा है, वो मेरे नाम से जाना जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये मना कर दिया। फिर उसने दोबारा एप्लीकेशन लगाई, फिर वो फैसला आ गया कि वो अपने नाम के आगे, अपने बच्चे के नाम के आगे अपना नाम लगा सकती है। किसी एक महिला ने ये काम किया और फिर कोर्ट ने, सब कोर्टों ने उस रूल का जो है कॉपी निकलवा के लागू करवाया। तो जब एक महिला संघर्ष करती है तो वो अपने लिए संघर्ष नहीं करती बल्कि वो पूरे महिला वर्ग के लिए संघर्ष करती है। एक तो ये बात हमें समझनी होगी। तो ये जो चीज है ये हमें, हम सब महिलाओं को सोचनी पड़ेगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से हमारे विकास को रोका जाता है। और जब महिलाओं के विकास को रोका जाता है 2 प्रकार से रोका जाता है। आप एक तो सामाजिक स्तर पे और दूसरा सत्ता के स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे। 2 तरह से रोका जाता है हमारा विकास। कोई महिला ये नहीं कह सकती कि मैं पूर्ण रूप से आजाद हूं, मैं मेरे फैसले खुद लेती हूं, या मेरी कमाई का सारा हिस्सा मैं रखती हूं। ऐसी कोई एक महिला बता दे कि ये मैं कमाती हूं, मैं खुद मेरे पास रखती हूं, खुद खर्च करती हूं। नहीं है ऐसा। बीच में नहीं, बाद में आप लोग बोलना, सुनो। तो ये जो चीज है हमारे आज के जमाने में,
तो उन पे हम चिंतन करने के लिए लाइब्रेरी में बैठे। ये जो चीजें हैं किस तरीके से विकास करती हैं समाज, सामाजिक स्तर पे और सत्ता के स्तर पे। अब आप देखोगे कि समाज की जो बुराइयां हैं हमारे समाज में बुराई, उसको सत्ता किस तरह से प्रयोग करती है। एक तो हम महिलाओं को गुमराह करने के लिए कि ये महंगाई पर आवाज ना उठाएं, इनको भजन कीर्तन में लगा दो गई। जगह जगह छोटी छोटी मंडलियां बना के उनको झुनझुने पकड़ा रखे हैं और वो बजाती हैं, गाने गाती हैं, जबकि उन्हें इस बात से मतलब होना चाहिए कि पहले 100 रुपए में घर चलता था, आज 1 लाख रुपए में घर क्यों नहीं चलता। इस बात पे ये चर्चा कर लें तो इनको बांट दो। कैसे बांटेंगे कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, मूल्य के आधार पे, गोत्र के आधार पे, पता नहीं क्या 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 उसमें बांट देंगे। लेकिन साथियों, अच्छी बात जो मैं तुम्हें बताऊं वो ये है कि महिला एक वर्ग है और महिला किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो पूंजीपति की पत्नी है, चाहे वो मीडियम परिवार की पत्नी है या बच्ची है, चाहे वो बिल्कुल मजदूर की पत्नी है, उनके अधिकार मतलब बढ़िया नहीं है, उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है। तो हम तो बट ही नहीं सकते। महिला वर्ग तो एक है, औरतें एक अपने आप में ताकत है। वो औरतें जब उठती हैं और जब सोचती हैं तो ये सत्ता की जो नींव है वो भी हिलने लगती है। इसलिए 8 मार्च को महिलाएं आंदोलनों के बारे में बात करें, महिलाएं शिक्षा के बारे में बात करें, महिलाएं रोजगार के बारे में बात करें, महिलाएं अपने विकास के बारे में बात करें। ये दिन इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब इस दिन को हम पूरी ताकत के साथ जब मनाते हैं तब हम पाते हैं कि महिलाओं से सिर्फ उनको ये पता है कि ये ताकतवर हैं, उनको ये पता है कि ये ताकतवर हैं। क्यों ताकतवर हैं ये, क्यों पता है उनको? इसलिए हमें थोड़ा सा अनभिज्ञ रखा जाता है कुछ चीजों से। क्यों हमें कमजोर रखा जाता है? उनको ये पता है ये ताकतवर हैं और किस तरह से है, क्योंकि जो ये मानते हैं कि भाई जो पुरुष सत्ता में बैठे हैं उनकी नीतियां हैं। लेकिन उन लोगों को भी पैदा किसने किया है? महिलाओं ने पैदा किया है। लेकिन उनको जाना किस टाइप से जाता है कि ये फलां की पत्नी है, ये उसके बेटे की मां है, ये उसके बाप की बेटी है। कभी भी ये नहीं जानी जाती कि वो बबली लांबा है, ये नहीं जाना जाता। तो ये जो चीज है ये कमजोर क्यों बनाती हैं? इस पर हमें चिंता करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए है कि जब कहते हैं ना बाढ़ खेत में खान लाग गए, क्यों जरूरी है कि जब बाढ़ खेत में खान लाग जा तो हम ये समझती हैं कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। अब वो बाढ़ और खेत क्या है? ये मेरा इशारा सीधा सीधा आज की सत्ता पर है। और बाढ़ जो है वो ये नेता और मंत्री, और जो खेत है वो हम जनता है, तरीके से कमजोर करा जा रहा है। एक मोटी सी बात मैं आपको पीपी के माध्यम से बताऊंगी, जो कि तुम सीएससी सेंटर पे जाके डेली अपनी जेब कटवाती हो। सीएससी सेंटर पे जाके पीपी का एक फॉर्म भरने के लिए जाइए आप, जबकि ये ड्यूटी हमारी नहीं है। पीपी का आकलन करवाना या आधार बनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकारी इस मामले में हमसे कोई पैसा ना ले, बल्कि कर्मचारी हमारे घर भेजे और हमारा पूरा रिकॉर्ड लिखे और वो लिख के ऑफिस में जाके अपने कंप्यूटर पे चढ़ाए। लेकिन ये बात हम जनता को पता ही नहीं है कि ये जनगणना करवाना या हमारे परिवार की इनकम जानना ये सरकार की जवाबदेही है। लेकिन आए दिन वो क्या करते हैं, CSC सेंटर खोल दिए, उसमें आप जाओ, 100 रुपए आपसे ले लेगा और आपकी इनकम आपसे पूछे बिना 70,000 भर देगा, 50,000 भर देगा, 5,000 भर देगा, 10,000 भर देगा और वो PP के हिसाब से आपकी पेंशन कट जाएगी, BPL कार्ड कट जाएगा। असल में तो बने नहीं होंगे और बने भी हैं तो वो कट जाएंगे। इस प्रकार से हमारी जेब से हर रोज पैसा निकाला जाता है और नौजवान लड़के लड़कियां फार्म भरने के लिए कहां जाते हैं, CSC सेंटर जाते हैं और वो 100-150 रुपए। पोस्ट कितनी है? एक पोस्ट के लिए मुझे याद है कि 1 लाख फार्म भरे गए थे। अब 1 लाख फार्म के पीछे अगर उन्होंने 500 रुपए भी भरने के लिए होंगे तो आप अंदाजा लगा दो वो कितना पैसा जनता के 1 लाख लोगों से उनकी जेब में गया और एक पोस्ट है। इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है और उसको भरते नहीं है और ना भरने के कारण, और हम समझते हैं हमें क्यों लड़वाते हैं आपस में, क्योंकि बिना आरक्षण वाले ले जाते नौकरी कड़े मिले थी और आरक्षण खत्म कर दिया। कैसे खत्म करा कि प्राइवेटाइजेशन के तहत बच्चों को भर्ती करने लगे। एक HKRN है या कोई भी ऐसी छोटी मोटी जॉब होती है ना, वो ऊपर से लेटर भेजेंगे, लिख देंगे प्रोफेसर लग गया। ये जो बांटने का जो काम है ना इनका बड़े स्तर पे चल रहा है। ये नहीं है कि आरक्षण पे ही बांट रहे हैं, नहीं, जातियों में भी बांट रहे हैं, धर्म पे भी बांट रहे हैं और मोहल्ले में भी बांट रहे हैं, महिला पुरुष में भी बांट रहे हैं। हर चीज पे मतलब कि इनको तोड़ दो, एक मत होने दो। एक हुए तो ब्लाइन की ताकत बढ़ती है और फिर हम कई दिन राज नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए एक बात मैं आपको बताऊं कि वो एक तानाशाह जो होता है वो सबसे पहले आता है तो वो सबसे पहले किस चीज को काबू करता है, वो उसने शिक्षा के ढांचे को अपने अंडर में ले लिया। सबसे पहले अगर किसी देश या समाज का बुरा करना चाहते हो तो उसको शिक्षा से काट दो, एजुकेशन सिस्टम से दूर ले जाओ ताकि वो पढ़ ना सके और पढ़ ना सकने के कारण फिर वो कि मैं सोच भी नहीं सकता। जेब खाली करो, शिक्षा से कमजोर कर दो। और कैसे कमजोर किया? चिराग योजना ले आए, लड़कियों के स्कूल बंद हुए इन 4 सालों में सबसे ज्यादा। 5,000 पूरे हरियाणा में 5,585 स्कूल बंद हुए और हम कोई नहीं बोले। जहां लड़कियों के स्कूल बंद होने थे हुए हैं वहां के लोगों ने, बल्कि तुम्हारे आसपास तो धरना भी चला था एक स्कूल के आगे, काफी लंबा चला था वो, लेकिन आखिरी में बंद ही हुआ, वो चला, मतलब नहीं मानी मांग। तो ये जो चीजें जब उठती थी हमारे गांव में जहां बंद होने थे, वहां के लोगों ने आंदोलन करना चाहिए था। तुम्हें मैं एक बात बताऊं पीछे कि आपको याद होगा जब स्कूल बनते थे सरकारी तो गांव वाले ही तो जमीन देते थे और गांव वाले ही पैसे लगा के घर गैल मुनादी करवा दी जाती थी कि एक आदमी घर गैल मजदूरी करने स्कूल में जाओगा फ्री में। और इस तरह से वो बिल्डिंग हमने खड़ी की थी और इन्होंने आके क्या किया कि उस जो जमीन को बहुत ही सस्ते दामों में अंबानी अडानी के ग्रुपों को बेच दी और वो स्कूल बंद कर दिए। ये हालात हैं हमारे आज के।
तो महिलाओं को किस किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, ये कोई सोचने की बात नहीं है, बल्कि ये दिखता है। ये जेब से पैसे निकालने का जो सिस्टम है और ये शिक्षा को कमजोर करने का जो सिस्टम है, स्कूल बंद करने का जो सिस्टम है, ये बहुत खतरनाक चीज हमारे सामने आ गई। चिराग योजना का ये बखान करते हैं कि हमने चिराग योजना ला दी और उसमें क्या है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूं और मैं आपको ये बता सकती हूं कि चिराग योजना के तहत बच्चे जाते हैं, गरीब के, मजदूर के, और के, सोचते हैं ना नई बिल्डिंग में पढ़ेंगे, सोचते हैं ना बस में जाएंगे, सोचते हैं कि बहुत अच्छी ड्रेस, टाई टुई बेल्ट लगा के जाएंगे और हम वहां पढ़ेंगे। असलियत ये है कि वहां से बच्चा निकलता है सरकारी स्कूल से और प्राइवेट में चला जाता है और सरकार कहती है हम इनके खाते में पैसे डालेंगे। किनके खाते में डालेंगे? कि इनको देंगे, हम प्राइवेट स्कूल वाले को फीस दे देंगे। लेकिन वो जो वजीफा मिलता था वो भी बंद हो जाता है और एक एक साल बच्चा पढ़ के वो इतना फेडअप हो गए वहां पे चिराग योजना में कि ना तो वो सरकारी स्कूल के रहे और ना वो प्राइवेट स्कूल में रचे। कारण ये था कि सरकार प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे गए, फीस का जो 6 महीने बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड दिया कि 75,000 फीस होगी आपकी, भरिए। अब 75,000 सरकार फीस थोड़ी ना भरेगी। अब बच्चा तो लटक गया। अखबारों में भी खूब आया ये। 5-7 बच्चे तो लाडवा स्कूल के थे और बहुत उनका अखबारों में आया। ना उनको एसएलसी दी कि आगे कहीं सरकारी स्कूल में दोबारा एडमिशन ले ले, तो उनको वो चीज भी नहीं दी गई। ये चिराग योजना की सच्चाई है। तो बच्चा क्या किया कि वो वर्ग, मजदूर वर्ग वहां सरकारी स्कूल से भी कट गया, उसकी एसएलसी वहां प्राइवेट से मिली नहीं कि वो दोबारा उसमें आ जाए। फिर वो चक्कर काटता रहा डीओ के और गांव में पंचायत करता रहा और प्राइवेट स्कूल से एसएलसी लेने के लिए लोगों से मिलता रहा। मतलब उसका काम इतना बढ़ गया। ये सच्चाइयां हैं। इन सच्चाइयों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और महिलाओं के बारे में जब इन्होंने लड़कियों के इतने स्कूल बंद करे तो हम निरानिरी ये कह सकते हैं कि लड़कियों को ये पढ़ाना ही नहीं चाहते। साइकिल मिलती थी, 2-3 किलोमीटर से दूर लड़कियां जाती थी तो साइकिल मिलती थी। फिर इन्होंने हुड्डा के टाइम में मिलती थी। ये 2016 में मैंने खुद बांटी थी साइकिल, तो साइकिल मिलती थी। अब उस साइकिल को इन्होंने बंद कर दिया कि वो नजदीक प्राइवेट स्कूल में ही चला जाए सरकारी चिराग योजना के तहत। और उसकी ये सच्चाई है। तो लड़कियों से शिक्षा को दूर करने के लिए वर्तमान सत्ता पूरा अपना एक षड्यंत्र के तहत ये काम कर रही है। ये 8 मार्च मनाने का जो उद्देश्य है हमारा कि हम ये सारी समस्याओं पे बैठ के दर पर दर खोलते हुए बातचीत करें। अब ये तो शिक्षा की बात हुई। अगर हम व्यवहार की बात लगाएं, एक मोटी सी बात अगर आपने इस दौर में देखी हो तो पहले गांव में कोई भी लड़का या लड़की गलत काम कर देता था लड़का, तो उस घर को भी गांव के लोग निकाल देते थे बाहर। जात बाहर बोलते थे उसको, जात बाहर निकाल देते थे। ये गांव का फैसला हुआ करता था कि इसने किसी लड़की के साथ गलत किया है, ये गांव में नहीं रह सकता, या रहेगा तो गांव का कोई भी परिंदा उनके घर पर नहीं मारेगा। ऐसे नियम थे और बहुत ठीक था। ये निचले स्तर पे न्याय मिलता था। लेकिन अगर आप इस दौर में नजर डालेंगी तो आप पाएंगी कि हमारे देश की खिलाड़ियां दिल्ली में बैठी रही न्याय के लिए कई महीनों तक,
और मोदी सरकार ने जब वो जीत के आई, जब उनको अपने पास खाना खिलाया, बिठाया ऐसे टेबल पे और कहा कि तुम मेरी बेटियां हो, और फिर बेटियों के साथ क्या किया, उनको रोडों पे घसीटा गया, उनके ऊपर पैरों से कुचला गया, उनको अरेस्ट किया गया और आज तक न्याय की प्रणाली में शामिल हैं वो। अभी न्याय मिलना, ये हम नहीं कह सकते कि उनको न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये चीज है जो बुरी चीज समाज में जब करते थे। एक दौर वो था कि उसको गांव निकाला, देश निकाला दे दिया करता, काले मुंह करा कर दे, या कोर्ट में या तहसील में, और पूरा काम लग जाया करता, चाहे छोरी किसी की हो, छोरी गाम राम की बिला एक है, किसी की लड़की की अगर इज्जत लूटी गई पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाया करता। लेकिन आज उल्टा दौर चल रहा है कि हमने के पड़ी, और सरकार खुद उन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि तुम ऐसे क्राइम करो, उनको अपने पास बिठाती है। ये दिल्ली वाला पहलवानों का ब्रजभूषण, सुनना तुम इनकी वीडियो, ब्रजभूषण ने साथ हमारी खिलाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार किया, बदतमीजियां की, और फिर वो मंत्री रहा, उसको हटाया नहीं गया। और अगर इस बात पर देखें तो मंत्री ऐसा होना चाहिए, चुपचाप ले लेना भाई चाय, मंत्री इस प्रकार का होना चाहिए। एक दौर वो था कि एक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से, तो उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया कि मेरा रेल मंत्री होते हुए और एक्सीडेंट हो गया। ये तो रेप करके, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, संदीप का नाम आप जानते होंगे, खेल मंत्री था, और एक कोच के साथ उसने बदतमीजी की, लड़की खिलाड़ी थी, उसने अपने आप को बचाया, और उसने ऑफिस में किस बहाने से बुलाया कि आपकी प्रमोशन होगी है और आप ऑफिस में आइए, मेरे ऑफिस में, और साइन करिए। जब वो साइन करने गई तो उसके साथ बुरी नीयत के साथ उसके साथ कुछ करना चाहा, लेकिन उसने अपना बचाव किया। ये सही बात है कि उसके कपड़े फट गए थे और वो कैमरे में आए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये चिंता का विषय है। इतना होने के बाद एफआईआर दर्ज ना होना, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहता है कि नहीं हटाता, मैं इसको नहीं, संसद में कि नहीं हटाता, नहीं हटाता, और पूरे 1 साल के बाद आरोप तय हुए कोर्ट के थ्रू और फिर उसको हटाया गया। तो ये जो मैं पहले एक सामाजिक दृश्य का न्याय मैंने आपके बीच में रखा, और एक राजशाही का न्याय जो है आज के दौर में वो भी आपके सामने रखा। तो ये जो दो तरह से, ये जो सत्ता में बैठे तो ताकतवर तो है ही, सत्ता है उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके पास है, गृह मंत्री है, सब है, लेकिन एफआईआर दर्ज न होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और ये क्या संदेश देता है? ये संदेश ये देता है कि महिलाओं को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए। जिन जिन लोगों ने खिलाड़ियों के साथ होते देखा, मैं कहती हूँ कि हजारों लाखों लोगों ने तो अपनी खिलाड़ी लड़कियों को घर बिठा लिया होगा, जो दिन रात पसीना बहाया करते। तो ये जो चीजें रोकने के जो इनके तरीके हैं, वो हम बच्चों को सिखाते हैं एक चीज स्कूल में कि बेटा हार्ड चीज को पकड़िए, आपको आसान चीज आ जाएगी। आप मुश्किल से जो टॉपिक में सबसे मुश्किल सवाल है वो हम आपको समझाएंगे, उसके नीचे जो आने वाले पायदान है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ये हम बच्चों को सिखाते थे, लेकिन इन्होंने वो चीज ऊपर से लागू कर दी कि इनको कमजोर करना है। अब अनुमान ना कराना, शरीर से मजबूत लड़की किसी के काबू को नहीं आवे, माना करते, याद धारणा अपनी खत्म होगी। वो तो पहलवान थी, पहलवानों के साथ जब ये हो सकता है तो क्या हम आम लड़की को हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और देखो एक मोटी सी बात है, मैं भी आपके बीच में आई हूं, जाऊंगी भी, है ना, तो
पढ़ाई लिखाई से संबंधित, काम से संबंधित, पढ़ने के लिए बाहर जाना, घर से बाहर निकलना कोई बुरी बात नहीं है। बट उसके साथ बस में, रास्ते में और गाड़ियों में कोई दुर्घटनाएं घटती हैं तो हम सबसे पहले आरोप लगा देते हैं कि लड़की गलत थी, ये कह देते हैं, और हम बड़ी आसानी से उस चीज को मान भी लेते हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। हमारी सुरक्षा करना सरकार का काम है, ये तो सुरक्षा का काम है। लेकिन सरकार का काम तो यो भी है कि इनका जो स्वास्थ्य है, एक महिला में खून की कमी है, इसकी जवाबदेही सरकार की है। फिर आप लोग कहोगे भैया बात तो नहीं हो सकती ऐसे, लेकिन यह है। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उन चीजों के लिए लड़ते नहीं हैं। हम नहीं लड़ते, हम नहीं मांग करते कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारे जच्चा बच्चा एक वो क्लिनिक होना चाहिए, सरकार से ये मांग नहीं करते हैं। स्वास्थ्य का अगर मांग आए तो ये जो चीजें हैं, स्वास्थ्य का सवाल है, इन्होंने आने वाले टाइम में, इन 10 सालों में बजट को घटा के इतना कर दिया कि उससे एक सरकारी हॉस्पिटल है उसमें क्यों है कि वो नहीं रख सकते। नहीं, मैं जानती अल्ट्रासाउंड की मशीन, ये हम बहुत बार कहते हैं, सीएमओ के साथ हमारी जदोजहद के बावजूद रखवाए हैं। वहां पे एसएफआई के बच्चे थे, स्टूडेंट, उन्होंने मिलके वहां पे हमारे साथ मिलके और अल्ट्रासाउंड की मशीनें रखवाई। लेकिन वो गरीब जनता इतनी वहां पे जाती है कि वो वहां पे एक लंबी लाइन होती है अल्ट्रासाउंड की, और जिस महिला के बच्चा पैदा होने वाला है वो लाइन में खड़ी हो सकती है क्या? उसका अल्ट्रासाउंड नहीं होता, बच्चा बाहर आ जाता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता। ये हालात है। अब आप सोचिए कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो ये जो 8 मार्च है, इस दिन इन सारी बातों पे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, और इकट्ठी होके जब हम आह्वान करती हैं तो हजारों महिलाएं इकट्ठी होके सरकार को ये बताती हैं कि ये हमारे अधिकार हैं और आपने ये गलतियां की हैं। जनवादी महिला समिति ने पहलवानों के आंदोलनों में खूब सहयोग करा, बहुत सहयोग करा, और उनके सहयोग से एफआईआर दर्ज हुई। संदीप मंतरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में हम महिलाओं ने लाठियां खाई, हमारे को अरेस्ट भी किया गया, और हम इकट्ठे होके गए, और हम 1 साल तक लागे रहे, दिसंबर से जनवरी तक। ये जो चीजें हैं, पहले तो क्या था, गांव में कोई कर देता था तो उसी टाइम पे पंचायत न्याय कर देती थी, हैं? और आज देश की सत्ता में बैठे लोग उस क्रिमिनल को अपनी जड़ में बिठाते हैं और लड़कियों को न्याय नहीं देते हैं। ये जो एक उल्टी गंगा बह रही है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। देश के सतर पे अगर मैं आपको एक बात की चर्चा करूं तो वो ये है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हुआ क्या उस दिन? हुआ ये कि गुजरात दंगों में एक बहन के 11 लोगों की हत्याएं की गई थी और रेप किए गए थे। उसके परिवार को न्याय देने की बजाय उन गुंडों को उस दिन छोड़ा गया, और जब वो जेल से रिहा करे तो जो बाहर लोग खड़े थे उनका माला डाली गई कि ये इन रेप करा। ये तो बहुत ही विद्वान लोग थे, रेप करने वाला विद्वान कैसे हो सकता है? ये जो उल्टी गंगा बह रही है, इस पर हमने विचार करना पड़ेगा। ये जो 8 मार्च है, इसका उद्देश्य है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार महिलाओं के लिए।
तो जो मैं सबसे पहले आपको बता रही थी कि कोई एक कानून बनता है और फिर उसकी कॉपी निकलवा के जो लोग उसका प्रयोग करते हैं और न्याय लेते हैं, वो एक परिदृश्य अपने बीच में आ जाता है। तो ये जो शिक्षा पर, जो स्वास्थ्य पर, ये जो इस तरह के रेपिस्टों को बचाने के चक्कर में ये जो काम चल रहा है इनका, इसको आप छोटा मत आंकिए। ये हमारा जागने का और सोचने विचार करने का समय है। अगर हमने ये चीजें बहुत आसानी से लागू करने दी तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये जो लड़कियां बैठी हैं 4-5, मैं ये मानती हूं कि अगर ये चीजें अपने हिसाब से सरकार लागू करती रही और हम चुप बैठे रहे, ये लड़कियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। बात तो इस बात की है ना। और जब हम क्या कर रहे थे, हम सो रहे थे या हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ होगा तभी हम चलेंगे? ऐसा नहीं होता। जब कानून एक लेडीज जीतती है, वो लागू हो जाता है, तो इसी प्रकार से एक लड़की के साथ अगर गलत होता है तो हम सब महिलाओं को उसके साथ आवाज मिलानी चाहिए। ये मेरा आज के दिन आह्वान लेके मैं आपके बीच में आई थी। ये स्वास्थ्य का मैंने आपके बीच में रखा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं लगाई जाती या नंबर नहीं आता और बच्चा हो जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण। आप एक दिन सिविल हॉस्पिटल में खड़े हो जाओ और आप मानो नहीं कि भाई गलत कह रहे हैं, आप एक दिन जाके देख लो और आपको ये बात पता लग जाएगी। ये चीज है। तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए सेक्टर 16-17 में सरकारी जमीन पड़ी थी हुड्डा की, और इन्होंने वो जमीन किसको दे दी? अपने कैप्टन अभिमन्यु को। और उसने क्या कर दिया? वहां पे स्कूल और एक हॉस्पिटल बना दिया। जनता नहीं बोली। वो वही जो ढांचा हम स्कूल का खड़ा करते थे, मैं बता रही थी कि गांव के लोगों ने जमीन दी, गांव के लोगों ने मजदूरी की और फिर वो बिल्डिंग खड़ी कर दिया करते और फिर हमारे बच्चे पढ़ा करते। अब वापिस उस चीज को घुमा के और इस तरीके से छोड़ दिया गया है। तो इन चीजों पे विचार करने के लिए हमें बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। ऋषि भी एक बहुत बड़ा काम आपके बीच में कर रहा है। किसान एक अभी रोहतक की तो पुरानी घटना नहीं है, रोहतक की घटना किस किसने सुनी है बताओ? वो नारवाल लड़की की। नहीं, हाँ, रोहतक की अभी 4-5 दिन पहले रोहतक की थी। अरे रोहतक की थी नारवाल लड़की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ देखी गई वो, लेकिन उसकी हत्या हो गई। वो खुद के घर में ही होगी और फिर एक सूटकेस में उसकी लाश डाल के और जंगल में फेंक दिया। मर्डर हो गया उसका। कि बिल्कुल नौजवान लड़की 23-24 साल की होगी वो कोई। तो ये घटनाएं हम जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक विशेष तौर पे एक चीज पे और मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करूंगी कि लिंग अनुपात। 2019 में हमारा आंकड़ा, लिंग अनुपात समझते हैं ना, लड़के कितने लड़कियां कितनी, लड़के लड़कियां, तो ये आंकड़ा घटता गया तो लड़कियां कहां से आएंगी भाई? लड़के सिर मार दे आंडेंगे। और कई गांव ऐसे हैं जहां रिश्ते नहीं आते। कई गांव, सिसाई तो इसमें मैं बहुत मेन गांवों में आता है सिसाई। बिहार से लावे हैं। एक और अभी बोलना मत, आप इसी बात पे आप लोगों ने ही बता दी कि बिहार से लावे हैं। एक और चीज, अंबेडकर ने कहा था कि इंटर कास्ट मैरिज होनी चाहिए।
ये कहा था। और अपने हरियाणा के लोग ये कह दें कि बोला ये पड़ोस में दलिता की लड़की का ब्याह कर लेना दिखा, और बिहार में पता नहीं के ले आओगे दूर से। मतलब ये दिमाग का कीड़ा, ये सच्चाई है। आस पड़ोस में ठीक ठाक लड़की से ब्याह नहीं करेंगे, ऐसी बीसी की होगी तो वो कास्ट हटगी चौधरी, लेकिन बिहार में उड़े खरीद के लाओगे, चाहे किला रह रहा हो एक चौधरी को आओगा। ये चीज सोचने वाली बात है कि जो नफरत का दौर है, ये जो नफरत, एक कैसी नफरत। अब कहोगे नहीं आप हमसे प्यार करते और हम आपसे करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम और बड़ी बड़ी स्क्रीन पे चलता रहता है। बोला यो गाय ले जाता भर के और वो 2 का कत्ल कर दिया। ये कत्ले आम सरेआम हो रहा है। एक वो दलितों को मार देंगे, इकट्ठे होंगे, जय श्री राम का नारा लगा के उनको मार देते। बड़ा आसान सा तरीका है। राम को इतने ढंग से प्रयोग करना, राम ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे नाम पे कोई कत्ल भी होगा। नहीं सोचा था उसने कि इस तरीके से जालसाजी के तहत तेरे नाम के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। और हम लोग इस बात को समझते नहीं है। अब आपके सामने ये जो मार काट, ये नफरत है, और ये नफरत धीरे धीरे हमारे दिमाग को विकलांग बना देगी, हमारे दिमाग को कुंद कर देगी कि हम नफरत ही करेंगे। और जो लोग लंबे टाइम तक निराज करना चाहे हैं, वो तो चाहते ये हैं कि इनको सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस चीज को हमने समझना पड़ेगा कि ये लोग, मैं बताऊं, अपने हरियाणा के लोग शाणे तो हैं, और शाणे क्यों कर हैं? शाणे इसलिए हैं हिंदू मुसलमान पर लड़ान खातर, और नू में अपने ज्यादा है मुसलमान। वहां लड़ाने के लिए इन्होंने जब एक यात्रा निकाली थी, और उसमें हथियार लेके यात्रा निकालना, अरे राम तो इतना है इजी वो है कि वो हमारी रक्षा अगर करता है तो उसमें हथियार की जरूरत क्या पड़ती है? नहीं पड़ती भाई। लेकिन उन्होंने तो गलत काम करना था, इसलिए उसको घुमा के निकाल रहे हैं, और एक बड़े झुंड के साथ, और मारकाट मचाई। और जहां जहां हिंदू मुस्लिम भाई थे आपस में, और बहुत बड़ी बड़ी सभाएं करके अपने हिसार में भी और हमने बचाया उन लोगों को। और वो डरते इतना तेज हैं कि आप सोचोगे बुरी बुरी बात बता रहे हैं मैडम, तो अच्छी बात नहीं बता रहे। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम बहुत थोड़े लोग थे, और हिसार में हमने उन लोगों को आंच नहीं आने दी, तो हमें तो उस बात की खुशी है। और वो लोग इतना मान सम्मान करते हैं। होली और ईद हमने इकट्ठा मनाई, वो अपना भोजन बना के लेके आए, हम अपना भोजन बना के लेके गए, और एक पार्क में हमने सबने बैठ के खाया। हाँ, हरियाणा तो ऐसा देश है, ऐसा राज्य है। तो ये जो नफरत है उसको बढ़ने नहीं देना है बहनों, हमने कमान संभालनी है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो, अरे तुम नफरत हमारे अंदर क्यों भरते हो भाई? एक कहावत हमने बचपन में पढ़ी हुई है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम के, और पढ़े सो पंडित होए। कहते ये जो प्रेम की भाषा है ना, 2.5 अक्षर है इसमें, प्रेम में, ये ही हमें विद्वान बनाता है, और यही हमें आगे बढ़ाता है। इस चीज का अंतर अपन समझना पड़ेगा। जब इस तरह की कोई बातें आए समाज में, हमारे आस में, पड़ोस में,
तो महिलाओं ने अपनी एक अहम भूमिका के साथ खड़े होना है। भाई महिलाओं के आंदोलनों को मैं तो सलूट करती हूँ। किसान आंदोलन में मैंने देखा महिलाओं ने खूब तो गीत बनाए,